साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से एक प्रश्न आपको सभी एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं और यहां से फिक्स है कि एक नंबर आएगा। दोस्तों, अब तक जितना हमने जीएस पढ़ाया, और आप जानते हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीज लेके ही आते हैं, बाकी बकवास करने हम नहीं आते, उलूल जुलूल की बात नहीं, सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। और आज की जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान जीके जीएस की, वो हमारी टॉपिक क्या है भैया? तो वायुमंडल है। क्या है? तो वायुमंडल है। वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सुपर टेट, बीपीएससी, एईडीओ, यूपी पीसीएस, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, लोअर पीसीएस के लिए कार्य करेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा, और पक्का आप मटेरियल देख के समझ जाएंगे कि हाँ, सर ने सही बताया है कि एक क्वेश्चन यहां से फंसता है। दोस्तों, बूंद बूंद से तालाब भरता है, और हम वही करते हैं। हम वही टॉपिक लेके आते हैं जहां से आपको आराम से क्वेश्चन फंस जाए, बाकी उलूल जुलूल की नहीं। तो चलिए देर न करते हैं, पहले यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल को चार भागों में बांटा गया है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और इक्सोस्फियर। सॉरी, पांच भागों में है। मुख्यतः ये चार आपके आ ही जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसको हम बरही मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये आयन मंडल हो गया, ये आपका मध्य मंडल हो गया, और ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया। तो इस तरह से ये पांचों मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बेस्ट मटेरियल के साथ चलते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है। पृथ्वी की परितः विद्यमान गैसों, वायु का समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वायुमंडल में क्या है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, वायुमंडल की संरचना को देख लेते हैं। दिया है सममंडल, इसको बोलते हैं होमोस्फियर, विषमंडल हेट्रोस्फियर। सममंडल क्या है? तो पृथ्वी की सतह से 90 किमी की ऊंचाई अर्थात मध्य मंडल तक, ये क्या है? 90 किमी से 36,000 किमी ऊंचाई तक विष मंडल है। फिर उपस्थित सभी गैसें आपस में घुली मिली अवस्था में पाई जाती हैं। उपस्थित सभी गैसें पृथक पृथक परतों के रूप में भिन्न ऊंचाइयों में पाई जाती हैं। यह दोनों क्वेश्चन बनता है कि किस मंडल में गैसें घुली मिली पाई जाती है, तो सम मंडल में, और किस मंडल में गैसें पृथक पृथक पाई जाती हैं, तो विष मंडल में पाई जाती हैं। अब गैसों के बारे में जान लेते हैं भैया, कौन कौन गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक गैस आपकी कौन पाई जाती है भैया? तो नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.08% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है भैया? तो 20 मतलब 20.95%। तो सेकेंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन है। ये आपका आर्गन है भैया, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407%। नियॉन 0.001818% नियॉन गैस है पांचवें नंबर पे। छठवें नंबर पे मीथेन पाई जाती है, 0.00180। हाइड्रोजन भैया 0.0005%। हीलियम तो 0.005%। क्रिप्टन 0.001%। ये ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, और ये भैया आपका ऑक्सीजन है, और ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, धरातल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाने वाली है तो नाइट्रोजन। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाने वाली कौन है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है, कुल 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। चलिए अब चर्चा करते भैया थोड़ा ऊपर। करा कि वायुमंडल के विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है।
मतलब वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों और जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। यह समय एवं स्थान के अनुसार बदलता है। वायुमंडल का संगठन प्रमुख गैसों के द्वारा, जलवाष्प और धूलकण के द्वारा। वायुमंडल का संगठन स्थिर नहीं है। मतलब वायुमंडल का जो संगठन है वो हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। चलिए, स्थिर नहीं होता है। तो पहले इधर हम लोग देखते हैं भैया, वायुमंडल का संगठन में प्रमुख गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे है, ऑलरेडी हमने बताया कि 78.08% है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपका भैया O2 आपका 20.95%। तो ये 99% यही गैस हो जाती है आपकी। दो ही गैस मिलकर आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर कितना परसेंट हो गया? 99% हो गया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। और ये आपके दो सक्रिय गैसें हैं, बाकी ये नीचे सभी निष्क्रिय गैसों में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आर्गन है भैया। ठीक है, आर्गन ये आपने देख लिया परसेंटेज। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये परसेंटेज है। नियॉन आपका ये 0.0018%। हीलियम 0.005%। ओजोन O3 0.0006%। हाइड्रोजन H2 क्षमा चाहेंगे 0.0005%। क्रिप्टन 0.00114%। तो ये आपका 0.99% है। कुल मिलाकर 100% में 1% ये लगभग और 99% लगभग ये होता है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे भैया तो यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाता है और गारंटी है कि आने वाले दिनों में आप एग्जाम में बैठिएगा और आप हमको याद करिएगा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, एक बार फिर से इसको बड़े आकार में देख लीजिए। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा कि प्रमुख गैसें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। चलिए अब आते भी इधर बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये जलवाष्प है। ठीक है, अब वायुमंडल संगठन स्थिर नहीं रहता है, तो धूल कणों से बनता है, राख के कण से बनता है, कार्बन के कण से बनता है, रासायनिक कण से बनता है जैसे NaCl। ठीक है, रेसे फाइबर से मिलकर बनता है। मतलब जो वायुमंडल होता है भैया उसका निर्माण इन चीजों से मिलकर बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पहले इधर बात कर लेते हैं वायुमंडल का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन आता है आजकल। क्वेश्चन क्या है कि कुट भाषा में आते हैं और मिलान करने के लिए और कथन और सत्यता पर आते हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन संपूर्ण प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड पादप के लिए उपयोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। धूल कर वर्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जलवाष्प की मात्रा पादप एवं जीव जगत के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा होती है। क्वेश्चन आता है भैया कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो किसको अवशोषित करती है भैया? पराबैंगनी किरणों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओजोन परत के बारे में प्रश्न आता है, ये ध्यान रखिएगा, और समताप मंडल के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन, वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण, मतलब वायु कभी शांत नहीं रहती। वो किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में कह रहा है कि सभी प्रकार की मौसम घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला वृष्टि, बिजली का कड़कना, बरसना, बादल बनना, सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ट्रोपोस्फियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान इसमें घटता चला जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? ऊंचाई किस मंडल की? तो समताप मंडल की। अब बात करते किसकी? तो समताप मंडल की बात करते हैं। देखिए समताप मंडल में क्या है, तो इसका विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किमी, ओजोन का परत के रूप में सकेंद्रण निचले भाग में 15 से 35 किमी की ऊंचाई के मध्य, इसी में ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित होती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। दोस्तों हमारे सूर्य की एक ही किरण हमारे यहाँ पहुंचती है, 99 किरणें ओजोन परत से अवशोषित हो जाती है।
अगर जरा सोचिए गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ 52 सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। अगर एक किरण के अलावा दूसरी किरण आ गई तो हम लोग भूजा मूस नजर आएंगे, ठीक है, उबला हुआ आलू नजर आएंगे। फिलहाल निचले भाग में 20 किमी तक ऊंचाई तक तापमान लगभग समान होता है। किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायु क्षैतिज चलती है। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श होता है। तो क्वेश्चन आता है कि वायुयान या एरोप्लेन किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो क्या होगा? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं भैया। कह रहा है कि फिर से सुन लीजिए कि वायुयानों और जहाजों या एरोप्लेनों को किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मध्य मंडल में चलते हैं। करा कि मध्य मंडल में करा वायुमंडल की यह तीसरी परत है। करा ऊंचाई धरातल से लगभग 50 से 80 किमी। करा उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। आपने देखा होगा कि उल्का पिंड गिरता है भैया ना, ऐसे गिरता है और आते आते क्या होता है? बुझ जाता है। तो गौवा में लोग उसको भूत बोलते हैं। आ गौवा में लोग कहते हैं कि उधर ना देखे के चाहिए, तो जो ने मेहरारू के पेट में बच्चा रही बच्चा मर जाई। लोग जब गिरता है तो लोग थुतकारते हैं कि रात में भूतन वाला सपना ही देख ले हुआ बेटा। तो लोग बोलते हैं भगवान जी जरत हुआ वे गिरत हुआ। अरे बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्का पिंड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपस में गैसें टकराती हैं, ठीक है, तो टूटा हुआ भाग है गैसों का, ठीक है, जो आके किस में आता है? आपके मध्य मंडल में आकर उल्का पिंडे आ जाता है, ठीक है। या तारों का टूटा हुआ अंश, ठीक है, तारों का टूटा हुआ अंश जो घर्षण करके यहां तक सफर करता है और बुझ जाता है, ठीक है। दिया ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी। 80 किमी की ऊंचाई पर तापमान में 0 सेल्सियस और 100 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। तो ये मध्य मंडल है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उल्का पिंड जैसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया आयन मंडल में। वायुमंडल की चौथी परत ये होती है। परत की ऊंचाई धरातल से लगभग 400 किमी, विस्तार इसका 80 से 400 किमी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि। वायु में विद्युत आवेशित तरंगे प्रवाहित होती हैं। रेडियो तरंगे इसी मंडल से प्रवाहित होती हैं, पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भैया रेडियो वेव तरंगे। जैसे आपकी तरंगे एफ तरंगे होती है, डी तरंगे होती है, ई तरंगे, DEF तरंगे होती हैं, जो कि इसी से, जो हमारे मोबाइल का तरंग होता है, रेडियो का, टीवी का, जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं या रेडिएशन वाली तरंगे होती हैं, ये इसी में आयन मंडल में ही सेटेलाइट को स्थापित किया जाता है और उसी सेटेलाइट से वापस हमारी जो भी हम मोबाइल से जो बात करते हैं वो हमारे आयन मंडल में सेटेलाइट से रिटर्न होके हमको आता है। रेडियो की तरंगे हमारे यहाँ से होकर रिटर्न आती हैं। तो ये आयन मंडल में ही होता है। मतलब कोई भी सेटेलाइट हम कहाँ स्थापित करते हैं? तो आयन मंडल में ही सेटेलाइट स्थापित करते हैं और यहाँ से रेडियो वेव तरंगे वापस हमें फिर से धरती पर सुनाई देती हैं। नेक्स्ट आपका बरघी मंडल एक्सोस्फीयर है, तो वो अगले हम क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल एक पॉइंट है भैया, इसको जरूर देख लेते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है? परीक्षा उपयोगी दृष्टि। गैसीय चक्रों की अपेक्षा मंद गति से संपादित होता है। अवसादित चक्र। अवसादित चक्र के दो उदाहरण, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? एपेटाइट खनिज। प्रोटीन के निर्माण में एक संघटक है सल्फर। पौधे मृदा में अपनी जड़ों द्वारा अर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या? फास्फोरस को। पौधे सल्फर को मृदा से ग्रहण करते हैं, सल्फेट SO4 आयनों के रूप में। सल्फर को सल्फेट के रूप में आस्कीकृत किया जाता है थायोबैक्टीरियासी कुल के संश्लेषी जीवाणुओं के द्वारा। तो ये एग्जाम रूपी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जरूर याद करेगा। ये आपके साइंस से है और ये आपके तत्व पोषण से है, मृदा से है। इसको मैंने कलेक्ट कर रखा है ताकि आप इसको पढ़ के एग्जामिनेशन में जाएं। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक थी वायुमंडल से थी, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस तरह की बहुत शानदार मटेरियल लेके हम क्लास लेते रहेंगे और आपको GK GS आसान बना देंगे, ये मेरा दावा है। अगर हमारी क्लास आप देखते हैं, हमारी क्लास दोस्तों छोटी होगी, टॉपिक मजबूत होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पढ़िए और जाके एग्जाम में बैठ के एक बार जरूर हमारी बातों को अंदाजिए
कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत, उसके बाद टार्च लेके खोजिए, ये हकीकत है, ठीक है, और ये चैलेंज है। कोई न मिला जिस पे दुनिया लुटा देते, सब सबने धोखा दिया, किस किस को भुला देते। बयां किया होता पढ़ने और पढ़ाने का दर्द, तो पूरी दुनिया को रुला देते। तो दोस्तों, ज्वाइन करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए। हमारा चैनल जरूर छोटा है, लेकिन हमारी उम्मीदें और सफलताएं बड़ी हैं अन्य किसी से। थैंक यू सो मच।